हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया, आज हम इकोनॉमिक पे बात करने वाले, यानी कि ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक के पूरे बारे में बता दिया था, स्कोप, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग मैंने आपके फर्स्ट वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता दिया था कि मैक्रो इकोनॉमिक बेसिकली लार्ज कॉन्सेप्ट पे स्टडी एंड एनालिसिस होता है, दैट इज मीन जिसको हम एग्रीगेट भी बोलते हैं या तो हम टोटल बोलते हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको यही समझना है कि हमें जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्सेप्ट होता है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक होता है। जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एसेट्रा। ये सब पे हम बात कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में। आई होप ये आपको मीनिंग समझा होगा मैक्रो इकोनॉमिक। आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है दो इकोनॉमिक्स के बेस पे। फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है जेएल हैंसन। इनके अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक क्या है कि एक ऐसा पार्ट है ये जो एक तरह का रिलेशन क्रिएट करता है, देखिए, लार्ज एग्रीगेट के बीच में। देखिए, लार्ज एग्रीगेट मतलब कि जो लार्ज कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। तो ये डेफिनेशन था जेएल हैंसन के थ्रू। अभी आप देख सकते हो प्रोफेसर कार्ल शैपिरो, इनके अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक क्या है। ये बताते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है, इसके जितने भी फंक्शंस है इकोनॉमिक के, वो डील करता है होल इकोनॉमिक में। होल इकोनॉमिक मतलब आपके नेशन में या वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक है उसमें ये डील करता है। तो इसको बेस पे हम बोल सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। आते स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट देखा था। मैक्रो इकोनॉमिक में 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट आता है, एक तो कंजम्पशन फंक्शन और दूसरा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो हमें बिजनेस साइकिल मिल जाता है। आइए हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं और उसको समझते हैं। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बेसिकली है क्या। यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि 2 कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है कि लेवल ऑफ द इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब के बारे में स्टडी करता है, उसको एनालिसिस करता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा रिलेटेड किससे करते हैं, आपके नेशनल इनकम से। अगर ये दोनों पार्ट को मैं मिला दूँ, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को, तो ये दोनों पार्ट से अपना क्या एक कंसिडर बनेगा, एक कॉन्सेप्ट बनेगा। एक तो आपका आएगा कंजम्पशन फंक्शन और दूसरा आएगा आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों को अगर मैं मिला दूँ, यानी कि इनका टोटल कर दूँ या एग्रीगेट कर दूँ, तो मुझे मिल जाएगा बिजनेस साइकिल। तो ये हो गया आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आते अभी थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जैसे हमें मालूम है जनरल प्राइस लेवल ये डिटरमाइंड होता है किसी भी प्रोडक्ट पे। अगर जो प्रोडक्ट या कोई भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होता है तो दैट टाइम अकाउंट, जो आपका जनरल प्राइस लेवल का जो अकाउंट है, वो भी चेंजेस होते रहते हैं। तो जिसके बेस पे या तो इन्फ्लेशन होगा या तो डिफ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगा, डिफ्लेशन मतलब जो भी सस्ता हो जाता है, ठीक है, या तो चीपर रेट में सेल होता है मार्केट में। डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाता है, तो इन्फ्लेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है जनरल प्राइस लेवल का। बस आपको इतना रखना है कि कोई भी प्राइस जब चेंज होगा तो सीधा इफेक्टेड होगा इकोनॉमिक पे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे दिया गया। मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसी थियरी है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी स्टडी करती है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये कॉजेज़ किसका है, अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी का।
कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन डेवलप एंड ग्रोथ कब होगा, या किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलप कब होगा, जब उस कंट्री में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। यानी कि इनकम सोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, डिमांड ज़्यादा हो सकता है, सप्लाई ज़्यादा हो सकता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। उसके बेस पे किसी भी कंट्री का या किसी भी नेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आप नॉर्मली समझ गए, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें 4 पार्ट रिलेटेड करते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट क्यों? क्योंकि लैंड के लिए, वेजेस क्यों? लेबर के लिए, एंड इंटरेस्ट कैपिटल के लिए, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर के लिए। तो इसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। आते हैं अभी न्यू कॉन्सेप्ट, फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। फीचर यहाँ पे दिया गया, यानी कि हमें मैक्रो के बारे में ही समझना, उसका नेचर कैसा हो सकता है। तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एग्रीगेट मतलब टोटल, ये सब पे वर्क करना, उस पर स्टडी करना, उसको एनालिसिस करना, जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, एसेट्रा। इनकम थियरी में मैंने आपको इससे पहले बता दिया। इनकम थियरी मतलब क्या होगा कि जैसे आपका नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें से कोई भी मेथड्स क्या होता है कि चेंजेस होते हैं, क्योंकि इसके मेथड्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, इनकम को मेजरमेंट करना, सोशल अकाउंटिंग को मेजरमेंट करना, इसके एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो ये सब के बारे में, यानी कि सबको एग्रीगेट करके, एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करना, एग्रीगेट सप्लाई फाइंड आउट करना, एंड देन जो इस पर फ्लैक्चुएसन होता है, यानी कि जो फ्लैक्चुएसन होगा वो सीधा इम्पैक्ट किस पे करेगा, आपका नेशनल इनकम पे। अगर नेशनल इनकम पे इफेक्टेड करेगा तो आपका बिजनेस साइकिल चेंज होगा, जिसके अंदर आपका इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन आता है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये डील करता है बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस एंड द होल इकोनॉमिक, क्योंकि ये सीधा इफेक्टेड या सीधा डील करता है। अगर ज़्यादा डिमांड है तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा, जब सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस भी आएगा। और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो डिफ्लेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट पे अगर हम देखें तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन द 2 फैक्टर्स, ठीक है। जो बैलेंस कर सके 2 फैक्टर्स को, उसको हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फीचर का कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, या मेरे वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ रहा है, या आप कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो मुझे फीडबैक दे, सजेशन दे, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी सब्जेक्ट है आपके पास 12th में, HSC में, सबकी मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हूँ मैं, और उसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें ताकि जो आपके एग्ज़ाम में आ सके। आते हैं अभी हम न्यू कॉन्सेप्ट पे। ओके, 4th पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस की बात किया गया है यहाँ पे, मतलब जो हमारे पास एग्रीगेट इकोनॉमिक होता है और उसके वेरिएबल्स, ठीक है, उसको क्या करना कि इंटरडिपेंडेंस करना, जैसे कि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल, ये सबको सही तरीके से मैनेज करके उसको इंटरडिपेंडेंस करना। कैसे? जैसे कि चेंज इन द लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर चेंज क्या होता है, चेंज अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर होता है तो बहुत सारे चेंजेस आपको फिर इकोनॉमी के अंदर देखने मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस, ये सब क्या होता है, जनरेट होता है। अगर इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया तो ये सब भी चेंजेस हो जाएंगे। लंपिंग मेथड यहाँ पे दिया गया है। लंपिंग मेथड जो आपको होल पार्ट में से, यानी कि होल इकोनॉमिक में से एक छोटा सा पार्ट, यानी कि एक ऐसे पार्ट को एनालिसिस करना जिस पे हम सीधा डायरेक्टली डिसीजन ले सकें। जैसे कि यहाँ पे
डेफिनेशन गिवन है प्रोफेसर बॉल्डिंग के बेस पे। जैसे कि जंगल आपने देखा होगा, फॉरेस्ट देखा होगा, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है, प्लांट होते हैं। वो सब पे एनालिसिस करना और सब पे स्टडी करना बियॉन्ड किसके, एक सिंगल के, ठीक है, एक पार्ट ऑफ द ट्रीज। तो उसके बेस पे जब हम स्टडी करते हैं, यानी कि पहले तो हमें स्टडी करना होता है किसी एक का, उसके बेस पे हम पूरे जंगल का स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया दिस रिवील द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, यानी कि लंपिंग मेथड क्या आपको बताता है कि एक डिफरेंस बताता है, माइक्रो में हम इंडिविजुअल करते हैं और मैक्रो में हम एग्रीगेट करते हैं। ग्रोथ मॉडल दिया गया है यहाँ पे, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया ग्रोथ मॉडल होता क्या है। बेसिकली किसी भी इकोनॉमिक का ग्रोथ या डेवलपमेंट कब होगा, जब उस कंट्री का या उस नेशन का डेवलपमेंट सही तरीके से होगा, यानी कि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सब सही प्रॉपर तरीके से होगा, तब जाके आपका इकोनॉमिक क्या होगा, ग्रोथ होगा। आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। 7.1 जनरल प्राइस लेवल। जैसे मैं आपको बात करता था जनरल प्राइस लेवल, बेसिक जनरल प्राइस लेवल क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्शन का, उसका जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज बनता है, उसका सही तरीके से उसका प्राइस डिटरमाइंड करके और उसको मार्केट में सेल करना, जिसके बेस पे इकोनॉमिक अपना डेवलपमेंट करना। जनरल प्राइस ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा ना होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो कि लग्जरियस, ऐसे बहुत सारे लग्जरियस प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन उसको लिमिटेड लोग परचेज करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, इकोनॉमी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता। अगर लार्ज क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी में हम क्या कहते हैं कि हर एक चीज़ परचेस करते हैं, तो उससे ज़्यादा इकोनॉमिक इफेक्टेड होता है। तो जनरल प्राइस शुड बी अप्लाई ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। पॉलिसी ओरिएंटेड, ऑब्वियसली यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू कैनियस। इनका कहना है क्या है कि जो पॉलिसी ओरिएंटेड है एक तरह का साइंस है। साइंस क्यों? क्योंकि साइंस एक ऐसा पार्ट होता है जो सिस्टमैटिक तरीके से होता है, ठीक है। जो सिस्टमैटिक तरीके से होता है, उससे क्या पता चलता है कि हमें कि हमारी इकोनॉमी कितना सूटेबल है, यानी कि उनकी पॉलिसी जो अगर इम्प्लीमेंट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए, क्या वो एप्लीकेबल हो सकता है, क्या उससे हम इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, इनकम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो पॉलिसी बनती है, ये पूरा एग्रीगेट देखने के बाद ही पॉलिसी बनती है। तो ये हो गया आपका पॉलिसी ओरिएंटेड। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आया तो मुझे कमेंट करें। बस आज इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे।